नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण। बद्रीनाथ में मतदान में सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। मंगलोर में बवाल। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। केदारनाथ की विधायक शेला रानी रावत का निधन। सीएम धामी ने जताया शोक। देहरादून के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कल होगी अंत्येष्टि। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 15 अगस्त से पहले संभव। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम की मजबूती पर जोर। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ली अधिकारियों की बैठक। सभी नालों की सफाई के दिए निर्देश। उत्तराखंड में दरक रहे पहाड़। बद्रीनाथ हाईवे आज फिर बंद। मौसम विभाग ने 13 जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन दोनों सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 210 पोलिंग स्टेशन और मंगलोर विधानसभा में 132 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दोनों विधानसभा के उपचुनाव को संपन्न करवाने के लिए करीब 4200 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और फिर दोनों सीटों पर 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बता दें कि मंगलोर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जबकि बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए। दोनों ही उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह है और सुबह 8 बजे से मतदान के लिए बूथ पर पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज 2 सीटों पर उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं। एक सीट है बद्रीनाथ की और दूसरी है मंगलोर की सीट। दोनों ही सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए। किस तरह से मतदान की प्रक्रिया अब तक आगे बढ़ी है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग बड़ी मुस्तैदी के साथ तमाम तरीके से दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पहले अगर हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट की बात की जाए तो मंगलौर सीट पर सुबह 8 बजे से लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की दिखाई दे रही थी। त्रिकोणीय मुकाबला मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी ने तमाम अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा था। मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली थी और एक तरफा चुनाव बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन चुनाव त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो काजी निजामुद्दीन बाकायदा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के भी तमाम स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड के तमाम नेता कांग्रेस से पहुंचे थे, जहां उन्होंने उसको एक तरफा माहौल बनाने का प्रयास किया था। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस और इन दोनों को टक्कर देने के लिए बीएसपी मैदान में है, क्योंकि बीएसपी से ही ये सीट पहले रही है और अब बीएसपी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को बाकायदा चुनाव में टक्कर दे रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हालांकि एक जगह से उपद्रव की खबर भी निकलकर सामने आई थी। अस्पताल 2 पक्षों में मार पिटाई हो गई थी। उसके बाद काजी निजामुद्दीन भी मौके पर पहुंचे, बीएसपी के प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो
तो इस तरीके की भी खबर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि किसी तरीके की कोई अशांति नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। बात अगर बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की करें तो बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो विधायक रहे हैं और ठीक चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। बद्रीनाथ विधानसभा में चुनाव एक बार फिर से रोचक हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भंडारी मैदान में है और कांग्रेस से लखपत बुटोला मैदान में है। यानी कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों ने, तमाम नेताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया और बीजेपी और कांग्रेस में ये टक्कर दिखाई दे रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट है कि उनकी ये सीट जरूर निकल जाएगी, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि राजेंद्र भंडारी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेसी जो कार्यकर्ता था और बीजेपी जो कार्यकर्ता था, ग्राउंड पर काम करता था, वो नाराज है और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में देखी जा रही है। और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े आए हैं कि सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू किया गया है और तकरीबन 10:30 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, उसमें 7 से लेकर के 10% तक अभी तक मतदान हो चुका है। यानी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियां पूरी हैं और लोगों में गजब का उत्साह दिखा जा रहा है। बुजुर्ग भी लाइन में है, खासकर वो महिलाएं आगे बढ़ करके आ रही हैं, मतदान कर रही हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। एसएन पंत, देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में धामी सरकार ने 5 सीट जीती है, लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष भी इन चुनावों में सशक्त रूप से सामने आया है। तो उपचुनाव में कुछ प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जनता का रुख किस साइड दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जनता आज जो ईवीएम में कैद कर रही है तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, उसका नतीजा तो 13 तारीख को यानी 13 जुलाई को ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कौन सा नेता इस समय जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, जिसको जनता ने विधानसभा पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दों की राजनीति, क्योंकि उत्तराखंड के दोनों विधानसभा के उपचुनाव क्षेत्र जो है, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों में स्थानीय मुद्दे काफी हावी हैं। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन उपचुनाव का जरूर फायदा इतना जरूर मिलता है कि जनता ये समझती जरूर है कि उपचुनाव में अगर हम किसी कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो किससे हमको लाभ मिलेगा, यानी योजनाएं किस रूप में मिल पाएंगी, इसका एक लाभ जरूर मिलता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है, मंगलौर में त्रिकोणीय मुकाबला है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में 13 तारीख को जब मतदान का नतीजा निकलेगा तो किसको विधानसभा पहुंचाया जाएगा और किसको नहीं पहुंचाया जाएगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन माहौल बिल्कुल दिलचस्प बना हुआ है। धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता अपना मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलौर विधानसभा पर 132 बूथों पर 1,19,000 मतदाता हैं, तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटर्स में उत्साह है। यहां भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग में बवाल हो गया। इस दौरान 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन खुद घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। केदारनाथ के विधायक शीला रानी की देर रात को निधन हो गया है। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। 68 साल की उम्र में निधन हुआ है और वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। विधायक शीला रानी 2 दिन से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। केदारनाथ विधायिका की मौत से संपूर्ण प्रदेश में मातम छाया हुआ है। केदारनाथ विधानसभा से विधायक शीला रानी रावत का निधन हुआ है और इस पर सीएम धामी ने एक्स पोस्ट कर शोक जताया। धामी ने लिखा कि उनके निधन का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ।
उनका जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर ने दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतृप्त परिजनों व समर्थकों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। ओम शांति। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम धामी शीला रानी रावत का पार्थिव शरीर पहुंचा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय केदारनाथ से विधायक हैं दिवंगत शीला रानी। शीला रानी रावत का अंतिम शव यात्रा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रदेश कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। वहीं भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल भी मौजूद हैं। शाम 4 बजे भाजपा जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में श्रद्धांजलि एवं शोक सभा रखी गई है। वहीं शाम 6 बजे अगस्त्य मुनि आवास पर श्रद्धांजलि और शोक सभा होगी। गुरुवार सुबह 7 बजे से 8 बजे तक स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्य मुनि में श्रद्धांजलि शोक सभा है। कल 11 बजे त्रिवेणी घाट विद्यापीठ गुप्तकाशी कालीमठ रोड पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा का ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भैराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त से पहले संभावित है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार संभावित गैरसैंण में यह सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। फिलहाल तिथि को लेकर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पिछले वर्ष मार्च में बजट सत्र हुआ था। इसके बाद से वहां विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं हुआ है। इस बार बजट सत्र गैरसैंण में होना था, लेकिन तब विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के आग्रह पर इसे देहरादून में ही आयोजित किया गया था। देखिए, विधानसभा सत्र आहूत किया जाना है। आप सब जानते हैं कि हमें 2 सितंबर से पहले अपने विधानसभा सत्र को हमने करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, तो हम लोग अगस्त करने की विचार कर रहे हैं और ऐसी भी हमारी इच्छा है, ऐसा भी हमारा प्रयास है कि ये सत्र हम गैरसैंण में करें, यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में गैरसैंण में हमारा ये सत्र संभावित है। क्योंकि आप जानते हैं इसको हम लोग फिर हमारे कैबिनेट में ये पास होगा, तत्पश्चात ये अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ेगा। विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में देहरादून नगर निगम के अंतर्गत मानसून में ड्रेनेज को लेकर के नगर आयुक्त सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि देहरादून नगर निगम के अंतर्गत लगभग 37 बड़े नाले हैं और लगभग 536 छोटे नाले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें मानसून से पहले साफ सफाई हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखी गई, जिसका मुख्य कारण नालों की केयरिंग कैपेसिटी का कम होना रहा। उन्होंने बताया कि उक्त संबंध में सिंचाई विभाग के साथ लगभग 34 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें कि शहर में जलभराव की समस्याओं से निजात मिल सकेगा। देखिए, आपको जानकारी है कि पिछली बार मेरे द्वारा तमाम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों को हिदायत दी गई थी कि हम मानसून से पहले अपने अपने नाले नालियाँ साफ करें, ताकि जब पानी बरसे तो पानी ओवरफ्लो होके बाहर ना आ सके। लेकिन इस बार पानी भी बहुत बरसा। कुछ क्षेत्रों की मुझे जानकारी है कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा बाहर सड़कों पे बहा, जिसके कारण जनता को परेशानी हुई। और जानकारी जिस प्रकार से मेरे द्वारा ली गई, अनेक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ बुद्धिजीवियों, विद्वानों,
तथा साहित्यकारों की कर्मभूमि रही है। उन्होंने कहा कि हमें राजभाषा के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं के प्रचार प्रसार पर कार्य करना होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत बाल साहित्य को भी जोड़ा जाए। शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा ERT से समन्वय बनाते हुए स्थानीय बोली भाषाओं में कहानी, लघु कथा एवं नाटक आदि की छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करवाया जाए। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो जगह जगह रास्ते बंद हैं। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज 9 जुलाई को कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पहाड़ पर जाने से पहले यात्री मौसम की जानकारी लें, पहाड़ों पर सावधानी पूर्वक चलें और नदी किनारे जाने से बचें। साथ ही संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र व नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित जाने की जरूरत है। मौसम विभाग ने किसानों को भी एहतियातन फसलों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। तीन दिनों में हुई भारी बरसात के बाद लालकुआ विधानसभा में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिस वजह से घरों और कॉलोनियों में भी जलभराव हुआ। इन सब का जिम्मेदार लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को बताया। विधायक का कहना है कि बिना सोचे समझे अधिकारियों ने देव खड़ी को लालकुआ आने वाली नहरों में मिलाया, जिस वजह से पूरी विधानसभा जलमग्न हो गई। विधायक ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और बिना सोचे समझे काम किए जाने की वजह से यह हालात बने। वह लगातार पिछले 3 महीने से अधिकारियों से कह रहे थे कि नहर की सफाई होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों के लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। देखिए, बिल्कुल जो है ये केवल हल्द्वानी का पानी नहीं है। हल्द्वानी का पानी पहले भी लालकुआं आता था, लेकिन अब देवखड़ी नाले को जो है जो लालकुआं नहर में मिलाने से जो ऊपर के क्षेत्र हैं, चाहे दमुआ हो चाहे भुजिया घाट हो, जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनका पानी भी सीधे लालकुआं आने लगा है। क्योंकि पानी की टेंडेंसी है वो नीचे को जाएगा, ये हम मानते हैं, लेकिन जो है उस इतने ज़्यादा पानी को बिना किसी प्लान के उसको ये नहीं देखा गया कि आगे जाके इसका जो है इसका परिणाम क्या होगा। बिना किसी सोच, बिना विचार के उसको जो है लालकुआं नहर में डालने से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरा पूरा क्षेत्र जलमग्न है, मुझे पहले जानकारी में नहीं आया, बाद में। खबर मसूरी से है, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 को लेकर के नगर पालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2024 में नगर पालिका परिषद मसूरी प्रदेश में अपना पहला स्थान बनाए, जिसको लेकर उनके द्वारा सफाई निरीक्षकों के साथ ही सफाई अभियान में शामिल संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया गया और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए दिशा निर्देशित किया गया। गत वर्ष नगर पालिका मसूरी स्वच्छता अभियान में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वेक्षण 2024 शुरू हो चुका है। इनके विभिन्न मानकों के अनुसार बिंदुओं पर हमारे द्वारा आज चर्चा की गई है, जिसमें कि हमारी डोर टू डोर कंपनी की, MRF सेंटर, नो वेस्ट और बायोमिथेन प्लांट वाले और सुपरवाइजर नगर पालिका के इंस्पेक्टर लोग सम्मिलित थे। साथ ही NGO हिलदारी संस्था हमारे साथ सम्मिलित थी। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कुछ ऐसे बिंदु है जिनमें पिछली बार हमारी रैंकिंग में हमें नंबर कम मिले, उनमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ताकि हम इस बार हम प्रदेश में अव्वल आएँ, इस पर चर्चा की गई। और डोर टू डोर कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वो डोर टू डोर कलेक्शन को 100% करें और सोर्स एग्रीगेशन को भी 100% करें। और मसूरी के एक स्कूल के पास बड़ा वंश का पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। वहीं पेड़ की चपेट में विद्युत की कई लाइनें आकर क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे हैप्पी वैली, इंदिरा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों की विद्युत सेवाएं बाधित हो गई। पेड़ गिरने की सूचना पर मसूरी फायर सर्विस, मसूरी पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर सर्विस के जवानों के द्वारा मशीन के माध्यम से पेड़ को काटा गया और JCB के माध्यम से पेड़ के टुकड़ों को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू किया गया। मसूरी फायर सर्विस स्टेशन इंचार्ज धीरज तड़ियाल ने बताया कि विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से आसपास के क्षेत्र की विद्युत सेवाएं बाधित हो गई हैं। विद्युत सेवाओं को सुचारू करने में अभी काफी समय लगेगा। फिलहाल यातायात को सुचारू कर दिया गया।
सुबह बिजली विभाग से भी फ़ोन आया और वहाँ से भी फ़ोन आया कि हम लोग वहाँ पहुँचे, देखा तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा था। सारे बिजली के तार वार सब टूटे हुए, बहुत मोटा पेड़ था, जिसे कि फिर हमने अपने यहाँ से कटर और सामान ले जाके जेसीबी से भी और उनके माध्यम से क्या नाम ये जंगलात विभाग को भी सूचना दी। सभी वहाँ पे पहुँचे, फिर हमने उन पेड़ों को काट के और उसके टुकड़े करके सब एक साइड किया और उससे काफ़ी मतलब क्षति हुई है वहाँ पे, जिससे बिजली विभाग को बिजली के तो काफ़ी पोल वोल भी टूट चुके हैं। बीते 4 दिनों से नैनीताल जिले में हुई भारी बरसात और जलभराव से 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ। साथ ही 30 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे जिले में जलभराव की वजह से 115 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनको शिफ्ट किया गया है। साथ ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को मुआवजे भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी विभागों को अपने नुकसान का आकलन कर प्रतिदिन जिला कार्यालय में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रमुख एनएच और स्टेट हाईवे में जिन स्थानों पर संवेदनशील स्थिति बनी है, वहां पर 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है और लगातार सड़कों को खुलवाने का काम किया जा रहा है। जोशीमठ से 1 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। इससे पहले भी मलबा आने के कारण रविवार सुबह बाधित हुए बद्रीनाथ हाईवे पर 34 घंटे बाद सोमवार शाम 6 बजे वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी। वहीं एक बार फिर जोशीमठ के जोगीधार के समीप बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी चट्टान टूटने के चलते पूरी तरह से बाधित हो गया है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका, लेकिन मार्ग अभी तक नहीं खुल पाया। इसके साथ ही जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, वहां पर पैदल आवाजाही करने वाला रास्ता तक नहीं बचा, जिस वजह से लोगों को और तीर्थयात्रियों को काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद जंगलों के रास्ते से आवाजाही करनी पड़ रही है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।